नमस्कार। एमपी के ऐतिहासिक 28 सीटों के उपचुनाव में सियासी शोर अभी थमा नहीं है। वोटिंग के बाद अब जीत के दावों का जोर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का दावा कि 28 सीटों पर जीत रही है कांग्रेस। हालांकि ईवीएम पर सवाल भी दिग्विजय सिंह ही उठाते रहे हैं और जितनी बार कांग्रेस ईवीएम पर आशंका जताती है, सवाल उठाती है, बीजेपी उन सवालों की तर्जुमानी इस अंदाज में करती है कि जैसे ये कांग्रेस की हार के पहले की हताशा है। तो आज ईवीएम पर उठ रहे सवाल और जीत के इन दावों का आखिर आधार क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगी खास पैनल। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों के चुनाव नतीजों के साथ जिन ईवीएम मशीनों में मध्य प्रदेश का राजनीतिक भविष्य कैद है, वो ईवीएम मशीनें फिर सवालों और सियासत के साथ सुर्खियों में हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने तो वोटिंग शुरू होने के साथ ही ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि मशीन में जो चिप है वो हैक भी हो सकती है। कांग्रेस ग्वालियर चंबल की 16 सीटों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा भी करने जा रही है और दिग्विजय सिंह ने 28 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कोई ऐसी सीट नजर नहीं आ रही है जहां हम लोग पीछे हों। जनता चुनाव लड़ रही थी और पूरे हिम्मत के साथ प्रलोभन देने के बावजूद भी किसी प्रकार से वे प्रभावित नहीं कर पाए। इधर बीजेपी वोटिंग के बाद नतीजों का आकलन दोपहर भोज के साथ कर रही है। चुनाव प्रबंध समिति के सदस्यों का बीजेपी मुख्यालय में लंच रखा गया है, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। अब 10 तारीख का इंतजार है। कुछ टेंशन थोड़ी बहुत आपको किसी तरीके की? टेंशन में कभी हम लोग रहते नहीं हैं, मस्त रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, पार्टी का भी और सरकार भी। इधर कांग्रेस के ईवीएम पर सवाल उठाने पर बीजेपी का पलटवार कि असल में ये कांग्रेस की हार के पहले की हताशा है। बीजेपी सवाल कर रही है, जब कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम सवालों के घेरे में क्यों नहीं आती? जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीतते हैं तो क्या आरबीएम हो जाती है क्या? जहां ये हारते हैं पहले से ईवीएम। अभी परसों उनके गुरु ने कहा था मध्य प्रदेश के ऊपर, अब उनने बोल दिया। अब जैसी शिक्षा है वैसे ही तो करेंगे, गुरु को साधुवाद है। तो कौन कितने पानी में है, पार्टियां तो ये बेहतर जान रही होंगी, लेकिन जुबान पर तो दोनों तरफ 28 सीटें जीत लेने के दावे हैं। वादों के बाद अब एमपी में दावों का जोर है। भोपाल से मनोज राठौर और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ हैं और साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, हम उस वक्त की बात करें, पीछे चलें जरा, जब चुनावी तैयारी शुरू हुई थी, इंटरनल सर्वे करवाया था कांग्रेस ने और उस वक्त कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इस तरह का था कि बिल्कुल ग्वालियर चंबल में खास तौर पे कि वहां की 16 सीटें तो हम जीत रहे हैं, बाकी सीटों पर भी जो बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा है, कांग्रेस ये दावा कर रही थी लगातार कि ये मुद्दा जो है वो जनता के बीच बिल्कुल जमीन तक पहुंचा है और जनता समर्थन में खड़ी है कांग्रेस के। लेकिन वोटिंग के दिन से एक बदलाव देखने को जो मिल रहा है कि ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। इसके क्या मायने? शेफाली जी, देखिए, एक तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अभी ग्वालियर चंबल के इलाके के नेताओं के साथ बैठक की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है और हर एक विधानसभा सीट का फीडबैक लेने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति तैयार की है। उसके तहत 7 नवंबर को मुरैना में कलेक्टर और संभाग आयुक्त के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस ने इस बात की आशंका जताई है कि जो नतीजे हैं उसके दौरान गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ग्वालियर चंबल इलाके में जो उपचुनाव अनुराग, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? गड़बड़ियां हुई है, जो हिंसा हुई है।
जी बिल्कुल शेफाली जी, मेरे को आवाज मिल रही है आपकी। विदेशी पटाखे, चीनी पटाखों का इस्तेमाल नहीं होगा, उनकी बिक्री नहीं होगी। कल विस्तार से हमने निर्देश दिए हैं, क्योंकि चलेंगे तो स्वदेशी पटाखे चलेंगे। जनता को मैं ये अपील भी करता हूं कि विद्युत बल्ब की लड़ियां हो, लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, गणेश जी हो, या दिवाली के दिए हो, हमारे कुम्हार जो दिए बनाते हैं, हमारे कारीगर जो दिए बनाते हैं और हमारे यहाँ जो सामान बनता है उसका उपयोग करें। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है, लोकल को वोकल बनाए। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत अच्छे गिफ्ट मुझे कनेक्ट कर दीजिए तो मैं सुन लूंगी। तो त्योहार भी आनंद से मनेगा और हमारे लोगों की आजीविका भी चलेगी। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये अपना लक्ष्य और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सर, आज बड़ी कार्रवाई हुई भोपाल में अतिक्रमण को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून और व्यवस्था अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। किसी को कानून और व्यवस्था से खेलने की इजाजत नहीं। तो बीजेपी प्रबंध समिति ने यह लंच रखा था। वोटिंग के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हुए थे। मैं फिर रुक करूंगी अपने सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का। अनुराग, सीएम शिवराज को भी सुना आपने, इसके पहले भी जब हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव ने उनसे बात की, उन्होंने कहा टेंशन किसी बात का नहीं है और लंच भी यहां शुरू हो गया बीजेपी में। उधर कांग्रेस की अगर बात करें तो जो कॉन्फिडेंस सर्वे के दौरान, पार्टी के इंटरनल सर्वे के दौरान दिखाई दे रहा था, ये जो अचानक से ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये किस तरह का बदलाव है? देखिए शेफाली जी, बीजेपी के अंदर तनाव भले ना हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर तनाव जमकर दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज ग्वालियर चंबल के इलाकों के नेताओं के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा हुई है और इसमें बूथवार और विधानसभा वार पूरी जानकारी उन्होंने ली है। और इसके अलावा अब कांग्रेस पार्टी ने नई रणनीति तैयार की है और उसके तहत 7 नवंबर को मुरैना में कलेक्टर और कमिश्नर दफ्तर का घेराव किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस को इस बात को लेकर शिकायत है कि मुरैना भिंड इलाके में जो विधानसभा सीटें आती हैं, वहां पर जो हिंसा हुई है और जिस तरीके से मतदाताओं को वोट करने से रोका गया है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका कांग्रेस को समझ में आ रही है। और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 7 नवंबर को मुरैना में जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अब इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि 10 नवंबर को जो नतीजे आने वाला दिन है, उस दिन भी किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर भी अभी से कार्यकर्ताओं को इस बात की हिदायत दी है कि जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम रखी गई है, वहां पर कड़ी नजर रखने का काम करें। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर अभी कुछ तनाव जरूर है। हालांकि जो सर्वे कराया था पार्टी ने, उसी के तहत टिकट वितरण किए गए थे, टिकट बांटे गए थे और उसी के तहत उम्मीदवार पार्टी ने घोषित किए थे और स्थानीय मुद्दों के जरिए स्थानीय वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था। और उस समय कांग्रेस पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही थी। लेकिन अब उपचुनाव हो चुका है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन कांग्रेस को अब तमाम तरह की आशंकाएं हैं वो निकल कर आ रही हैं। सोमावली और मुरैना में जिस तरीके की हिंसा हुई थी, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी रीपोलिंग की बात कर रही है। इसके अलावा जिस दिन नतीजे घोषित होना है, उस दिन भी गड़बड़ी की आशंका कांग्रेस पार्टी जता रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर एक उस बिंदु पर विचार कर रही है जो उपचुनाव में उसकी जीत के आड़े आ सकता है। तो उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर फोकस किया जा रहा है और इसी को लेकर अभी कुछ देर पहले बिल्कुल अनुराग, मैं आपके पास वापस आती हूँ। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, हालांकि आज ही आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फिर दावा किया कि 28 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। आपने बयान सुना भी होगा पैकेज में कि वो कह रहे हैं कि कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर कांग्रेस पीछे हो। लेकिन फिर उसके साथ वोटिंग के दिन से ही ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस तभी ईवीएम पर सवाल उठाती है जब उसे लगता है कि खटका है, हार नजदीक है। अजय जी,
देखिए शिफाली जी, मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से सभी 28 सीटों पे कांग्रेस जीत रही है और 10 नवंबर वो दिन होगा जिस दिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। रही बात ईवीएम की, ईवीएम के मामले में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूरी तरह स्पष्ट है, क्लियर है। भले ही हम 28 सीटें जीत रहे हैं, भले ही हम सभी राज्यों में जीत जाएं, जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार आएगी हम ईवीएम की पद्धति को बंद करेंगे, क्योंकि ईवीएम की पद्धति पे संदेह उठ चुके हैं और लोकतंत्र में अगर मतदान सुरक्षित नहीं है तो उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। दुनिया भर के 200 से ज़्यादा देशों में से केवल ब्राज़ील, भूटान, वेनेजुएला और भारत ऐसे 4 देश बचे हैं जहां पूरी तरह से ईवीएम उपयोग में होता है। नीदरलैंड, जर्मनी जैसे देश ईवीएम उपयोग करके बंद कर चुके हैं और भारत में ऐसे तमाम तरह के उदाहरण मिले हैं जहां ईवीएम में गड़बड़ियां मिली हैं। 2017 का मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूं। अटेर उपचुनाव के पहले जो ईवीएम मशीन आई उनमें बटन बीएसपी का दबाते थे, वोट बीजेपी में काउंट होता था, सपा का दबाते थे, वोट बीजेपी में जाता था। लेकिन अजय जी, बीजेपी ये कह रही है लगातार, आप जिस तरह से वोटिंग के बाद से ईवीएम पर संदेह उठा, आशंकाएं उठी, सवाल उठे, उसके बाद बीजेपी लगातार ये कह रही है, कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान आया इसी तरह का, वो ये कह रहे हैं कि असल में हार की क्या वजह गिनाई जाए उसकी तैयारी चल रही है ईवीएम को सवालों के घेरे में लाकर। देखिए शिफाली जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी कि तमाम वीवीपैट की गिनती होना चाहिए। इसलिए भाजपा का ये कहना केवल और केवल झूठ बोलना और भाजपा की परंपरागत जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, तमाम 28 सीटें भी हम जीत जाएं फिर भी हम ईवीएम के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए 3 नवंबर को रात 9 बजे निर्वाचन आयोग सूची देता है कि मध्य प्रदेश में 69.75% मतदान हुआ। ईवीएम बंद हो गई, पेटी सील हो गई, अगले दिन वो मतदान 70.25% पहुंच जाता है। तो किस तरह से हम माने कि ईवीएम में गड़बड़ियां संभव नहीं है? ये तो तमाम चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। और भाजपा को ऐसा कौन सा जनमत है जो केवल ईवीएम से मिलता है और बैलेट पेपर से भाग जाती है भारतीय जनता पार्टी? तो संदेह तो तमाम है, लेकिन मध्य प्रदेश में सभी 28 सीटें कांग्रेस जीत रही है और हमारी सरकार 10 तारीख को मध्य प्रदेश में बन रही है। बिल्कुल, राकेश शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप सुन रहे थे अजय सिंह यादव जिस तरह कह रहे थे कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, क्या खेल हुआ। दूसरी तरफ आज दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि सुमावली और मेहगांव ये 2 सीटें हैं जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर महिलाओं को वोट ही नहीं करने दिया गया और प्रशासन को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। राकेश जी। शेफाली जी, मुझे तो ये लग रहा था दिग्विजय सिंह जी की आज पत्रकार वार्ता को देखते हुए कि 10 तारीख के परिणाम आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले रही है और दिग्विजय सिंह जी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कमलनाथ तो दिल्ली में पाए जाएंगे 10 तारीख के बाद। सबसे बड़ी बात शेफाली जी ये है कि ईवीएम की टेम्परिंग का आरोप लगाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी उस दिन कहाँ गायब हो जाती है जब दिल्ली में निर्वाचन आयोग ईवीएम को टेबल पे रख देता है और चैलेंज करता है कि किसी भी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि आए उसे टेम्परिंग करके बता दे। क्यों नहीं वो उस समय कांग्रेस पार्टी वहां पर जाती और उसको ईवीएम को टेम्परिंग करवा के दिखाती या किसी विशेषज्ञ को लेके जाती और टेम्परिंग करके दिखाती। सबसे बड़े आश्चर्य की बात शेफाली जी ये है कि आपने जिस दिन मतदान चल रहा था उस दिन मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता मेरे सामने कहते हम 27 सीटें जीत रहे हैं, चुनाव के परिणाम आए नहीं, वोटिंग की गिनती नहीं हुई, 28 से 27 पर पहुंच गए। आप ये देखिए कि इस तरह की बातें करने वाले ये क्यों नहीं बताते कि ग्वालियर चंबल संभाग में कटारे जी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, वहां सुबह सुबह इनके भाई बूथ पे जाते हैं और वहां पे बदमाशी करके पुलिस अधिकारियों के साथ झूमा झटकी करते हैं, निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ झूमा झटकी करते हैं। दूसरी घटना ग्वालियर में, इनके एक नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे ग्वालियर में उनका भाई भारतीय जनता पार्टी की टेबल पे जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, पुलिस वालों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तीसरी घटना कि निर्वाचन के चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी है उसकी पिटाई कांग्रेस के नेता करते हैं और ईवीएम को उठा के पटक देते हैं। तो जिनका निर्वाचन में विश्वास नहीं है,
जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, अब वो लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं तो एक बात पर आश्चर्य होता हूं कि कल जब परसों वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही दिग्विजय सिंह जी का बयान आ गया था कि हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। 15 माह में जनता के लिए अगर एक काम आपने किया होता, कोई एक अच्छा काम जनता के लिए किया होता। अजय जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी आपका जवाब। अजय जी ये है, अजय जी नहीं, उधर प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, इधर आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं। एक लाइन लास्ट देखिए शेफाली जी, आरोप नहीं, तो प्रमाण है। पूरी कर लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए। थाने में इनको ही बिठाया गया, इनके कार्यकर्ताओं को बिठाया गया। शेफाली जी सबसे बड़ी बात यह है, देखिए शेफाली जी एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूं। शेफाली जी आप कांग्रेस की सुनना भी सीखिए। दुखद स्थिति ये है। अजय जी एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाती है अजय जी। फिर आप बोलिए, मैं सुनूंगा आपको। एक मिनट अपनी बात सुनना सीखिए। सबसे बड़ी कांग्रेस की दुविधा ये है, कांग्रेस की दुविधा ये है कि एकला चलो में कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार किया। अब अगर कांग्रेस पार्टी हारेगी तो हार की ठीकरा कमलनाथ के सर पे ना फूटे, इसलिए अभी से बहानेबाजी शुरू हो गई। प्रशासनिक व्यवस्था, ईवीएम, बात हो रही है कमलनाथ के सर पे हार की ठीकरा ना फूटे। अजय जी आपका जवाब। अजय जी देखिए शेफाली जी, मैं केवल विषय पे बात करना चाहता हूँ। राकेश जी ने केवल एक ही बात विषय पे कही कि निर्वाचन आयोग ने ईवीएम टेम्परिंग का मौका दिया। ये गलत बात है। निर्वाचन आयोग ने मौका दिया कि बिना ईवीएम मशीन को टच किए हुए टेम्परिंग करके दिखाइए, जबकि तमाम विपक्षी दल एक्सपर्ट लेके तैयार बैठे थे कि ईवीएम मशीन हमें सौंपी है, हम उसका टेम्परिंग कैसे संभव है वो भी दिखाने के लिए तैयार हैं। और सुप्रीम कोर्ट में तमाम विपक्षी दलों की अपील के आधार पर ही देश में वीवीपैट मशीनें लगाई गई। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि तमाम वीवीपैट की गिनती की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ वीवीपैट लगे होने के बाद भी उसकी गिनती के लिए तैयार नहीं है। बताइए, संदेह पैदा नहीं करता है तो क्या करता है? रही बात कानून व्यवस्था की, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की 28 क्षेत्रों में तमाम बंदूकें। राकेश जी संयम से सुनना सीखिए। निर्वाचन के पहले कानून व्यवस्था पालन करवाते हुए तमाम तरह के हथियार जब्त कर लिए जाते हैं। सभी तरह के हथियारों को और अपराधियों को वारंट तामील करवा के अरेस्ट किया जाता है। लेकिन भिंड मुरैना में जिस तरह की हिंसा हुई, खुलेआम गोलीबारी हुई, क्या प्रशासन के संरक्षण के बिना संभव था? भारतीय जनता पार्टी ने नोट तंत्र से बनाई हुई सरकार गुंडा तंत्र से बचाने की कोशिश करी, लेकिन जनता ने मैदान में निकल के भारी तादाद में हमारे सहयोगी भाजपा की सारी कोशिश। अजय जी आपके आरोपों का भी जवाब लेंगे, फिलहाल रुक करूंगी अपने सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का। अनुराग, जो वोटिंग परसेंटेज है 70% पहुंच रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज, इसको लेकर भी दावे हैं दोनों तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि बम्पर वोटिंग जो हुई है वो बम्पर जीत देगी, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है। उधर इस वोटिंग को लेकर कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि पूरी 28 की 28 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। अनुराग। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए जिस तरीके से इस बार वोटिंग बम्पर हुई है, उसके बाद ये किसके पक्ष में जाएगी इसको लेकर गुड़ा भाग जरूर लगाया जा रहा है। बीजेपी अपनी तरफ से दावे कर रही है, कांग्रेस भी इस गुड़ा भाग में लगी हुई है कि वाकई में किन किन सीटों पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और वो किसके पक्ष में जाएगी। दोनों ही सियासी दलों के अपने सियासी गणित हैं, सियासी समीकरण है, और उसके आधार पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार मुरैना में जिस तरीके से सोमावली विधानसभा सीट पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद भी जबरदस्त वहां पर वोटिंग हुई है। और 70% के आसपास जो वोटिंग हुई है वो साफ तौर पर बताती है कि उपचुनाव को लेकर भी मतदाता पूरी तरीके से उत्साहित था, और किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि कई मुद्दों को लेकर, किसी एक उम्मीदवार को लेकर नहीं बल्कि एक साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार को लेकर पहले से ही मतदाता ने मन बना लिया था, और उसी के तहत लोगों ने घरों से निकलकर वोट देने का काम किया है। हालांकि कुछ शहरी इलाकों में इस तरह की शिकायतें जरूर मिली कि वहां पर वोटिंग का परसेंट कम रहा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन कांग्रेस को अभी भी इस बात को लेकर आशंका है, सोमावली मेगांव में जिस तरीके से फायरिंग की घटना हुई थी उसमें कहीं ना कहीं मतदान के प्रतिशत को लेकर कांग्रेस पार्टी को आशंका है, और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी 7 नवंबर को बड़ा घेराव करने जा रही है। तो ये जो सबसे बड़ा वोट परसेंट है ये किसके पक्ष में जाएगा, इसके लिए 10 तारीख तक का इंतजार करना होगा। लेकिन ये
जरूर है कि इस जो बम्पर वोटिंग हुई है ये बिल्कुल। किसके पक्ष में जाएगा, इसका आकलन सियासी दलों की तरफ से जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल, अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, वैसे बम्पर वोटिंग होती है तो उसको लंबे समय से राजनीति में ये माना जाता रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, लेकिन मध्य प्रदेश में 15 साल जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, बीजेपी की जो सरकार रही, उन्होंने ये मिथक भी तोड़ा। तो इस लिहाज से इस बम्पर वोटिंग को कांग्रेस किस तरह ले रही है? दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ये दावा कर चुके हैं कि बम्पर वोटिंग बम्पर जीत दिला रही है, और आज बीजेपी मुख्यालय में अब से कुछ देर पहले ही वो वहां लंच भी हो चुका है। देखिए शिफाली जी, मध्य प्रदेश में 70% से ज़्यादा मतदान, वो भी कोरोना काल में, ये तो सामान्य काल के 80% के बराबर है। बिहार जैसे राज्य में 55% मतदान हुआ है आम चुनाव में। उसके बाद ये मतदान केवल और केवल इन बिके हुए गद्दारों के खिलाफ जनता के आक्रोश के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सरकार बनी, हमने 20 मार्च को जिस दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया, उस दिन प्रदेश में एक मुद्दा चालू हुआ, जनमत को बेचा, गद्दारी करी, हमारे वोट को बेचा, और 3 नवंबर मतदान के आखिरी मिनट तक ये मुद्दा जनता की नजरों से ओझल हो ही नहीं पाया। हमने आज भी जनता के बीच में बात करते हैं तो जनता कहती है सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि ये भाजपा के खिलाफ हमसे वोट लेके गए थे, हमें बेच दिया, जनमत बेच दिया। कई जगह तो मतदाता पैसे मांगते हुए दिखाई दिए कि 5500 रुपये प्रति मत के हिसाब से हमारा पैसा हमें दे दीजिए। इसलिए जनता ने अपना गुस्सा दिखाया है, और 10 तारीख को आप देखेंगे भारी अंतर से भाजपा के उम्मीदवार चुनाव हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की फेयरवेल पार्टी चालू हो गई है आज से, क्योंकि 10 तारीख के बाद तो अजय सिंह यादव मुनीम दिखा पाएंगे। आपने वो जो कह रहे हैं कि वोट असल में हिसाब किताब कर दिया वोटर ने, ऐसा वो बता रहे हैं, लेकिन खास बात ये भी है कि ग्वालियर की जो 2 सीटें थी वहां मतदान का प्रतिशत 50 पर जाकर अटक गया। इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ माना यह भी जा रहा है कि सिंधिया के प्रभाव जहां सबसे ज्यादा है, वैसे तो पूरा ग्वालियर चंबल ही है, लेकिन सिंधिया के साथ जो ग्वालियर शब्द जुड़ा हुआ है, ग्वालियर जो जुड़ा हुआ है, उन 2 सीटों पर 50% तक पहुंचे। इतने कम मतदान के क्या मायने? शिफाली जी, ये भी पूछ लीजिए उनकी माता जी और पुत्र ने तो वोट ही नहीं डाला सिंधिया जी के। कांग्रेस के नेताओं को सुन रहा हूँ, पर मुझे ये लगता है शेफाली जी कि जिस तरह से रो रहे हैं कांग्रेस के नेता अभी से कि 10 तारीख का चुनाव का परिणाम आ गया, वो भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली। सही बात है, गद्दारी की शब्द का उपयोग जब कांग्रेस पार्टी करती है तो उसको ये जरूर बताना चाहिए कि 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता जब युवा को आपने नहीं दिया तो उसके साथ आपने गद्दारी की। आपने 51,000 रुपए बेटी की शादी में नहीं किया तो उसके साथ गद्दारी की। किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया, उसके साथ गद्दारी की। मध्य प्रदेश में एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई 15 माह में, वो गद्दारी मध्य प्रदेश के साथ थी। एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाई, वो गद्दारी मध्य प्रदेश के साथ थी। एक भी युवा को ढोल चराने की, ढोल बजाने की नौकरी नहीं दी, ये मध्य प्रदेश के साथ गद्दारी। राकेश गद्दारी का जवाब कांग्रेस पार्टी इस पर वोट हो चुका, इस पर 3 तारीख को वोट हो चुका। मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्वालियर की, खास तौर पर ग्वालियर की जो 2 सीटें हैं वहां पर इतना कम प्रतिशत जो मतदान हुआ है बाकी सीटों के मुकाबले, उसकी क्या वजह निकल कर आ रही है? पार्टी जो आकलन कर रही है उसमें देखिए शेफाली जी, कई जगह बहुत ज्यादा मात्रा में मतदान हुआ है, कई जगह थोड़ा कम मतदान हुआ है। इसके बारे में जब पार्टी विश्लेषण कर रही है और जब विश्लेषण पूरा हो जाएगा आपके सामने विश्लेषण को रखूंगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव कराती है क्या? जब देखो, जब भारतीय जनता पार्टी के रोने वाली कांग्रेस पार्टी ये मानसिक सत्ता से कब बाहर निकलेगी कि चुनाव निर्वाचन आयोग कराता और निष्पक्ष चुनाव मध्य प्रदेश में होता है। ये कहते हैं हम छत्तीसगढ़ में जीत जाए, हम राजस्थान में जीत जाए, 2018 में मध्य प्रदेश में जीत जाए, फिर भी हम ईवीएम पे विश्वास नहीं करेंगे। इनको एक्चुअली जनता पे विश्वास नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी इसलिए जीत गई थी क्योंकि सिंधिया को वहां पे कहा गया था कि सिंधिया जी चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सिंधिया जी के साथ गद्दारी करी। तो ये जो गद्दार पार्टी है कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कह के जाते हैं 10 दिन में किसान का कर्ज माफ नहीं होगा, यह किसान के साथ गद्दारी। तो ये गद्दारी का तमगा अपने सिर पे बांधने वाले कांग्रेस पार्टी अब ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ।
मुझे तो लग रहा है परिणाम आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हर राकेश जी, कांग्रेस का नेता रो रहा है राकेश जी, चैनलों के सामने। राकेश जी कह रहे हैं कि सिंधिया के कांग्रेस से चले जाने का नुकसान तो वहां पर होगा ही, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अकेले जैसे वन मैन आर्मी कमलनाथ पूरे समय सारे सीटों पर लगे रहे और ग्वालियर चंबल में गोविंद सिंह जैसे नेताओं को अगर तरजीह दी जाती तो क्या और मजबूती से लड़ा जा सकता था चुनाव? आकलन क्या कह रहा है पार्टी का? देखिए शिफाली जी, कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में विशेष रणनीति के तहत काम किया है। किस नेता की कहां जरूरत है, कहां पर्दे के पीछे और कहां पर्दे के आगे, ये हमारी विशेष रणनीति थी। भाजपा जो कहती थी ग्वालियर चंबल में कांग्रेस खत्म हो गई, उस भाजपा के कदम उखड़ गए उस ग्वालियर चंबल में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जैसा विरोध ग्वालियर में हुआ वो तो जब कांग्रेस में होते थे उस जमाने में नहीं हुआ। गद्दार का शब्द ऐसा चिपका कि भाजपा के नेता 20 बार गद्दार गद्दार बोलते जा रहे हैं। भाजपा गद्दारी से पीछे ही नहीं छुड़ा पा रही है। भाजपा के नेताओं को भी गद्दारी रात दिन दिखाई दे रही है, लेकिन जनता हमारे साथ है, जनमत हमारे साथ है। जनता ने देखा है कि कमलनाथ जी के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें 5 साल के लिए मौका दिया था। 5 साल बाद जनता करती फैसला, जनता करती फैसला। विधायकों को खरीद के सरकारें नहीं बनाई जाती हैं। लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है कि 5 साल बाद अपना लेखा जोखा लेके जनता के पास जाइए और जनता बताएगी कि आपने काम किया है या नहीं किया है। इसलिए भाजपा की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। जनता कांग्रेस के साथ है और जनता ने फिर कांग्रेस को समर्थन दिया है। 28 के 28 सीटें हम जीत रहे हैं, 28 के 28 सीटें हम जीत रहे हैं। भाजपा को जनता ने नकार दिया है और बौखलाहट उनके नेताओं के राकेश जी, गद्दार कह रहे हैं। बड़े बड़े नेता अपने आप को कुत्ता कहते हैं। राकेश जी आपसे मेरा सवाल है, राकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश जी आपसे मेरा सवाल है, राकेश जी मेरा आपसे सवाल है, 30 सेकंड बाकी है। मेरा आपसे सवाल है, क्या बीजेपी में भी बेवफाई के किस्से हुए हैं? कल जिस तरह से गजराज सिंह सिकरवार पूर्व विधायक मुरैना, उसके अलावा गौरीशंकर शेजवार पूर्व विधायक सांची, इन्हें जिस तरह से शो कॉज नोटिस दिया गया, जो कहा जा रहा था कि पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता कहीं किनारे तो नहीं है, कहीं वो तो जमीन नहीं खोद रहा, वो बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। राकेश जी देखिए, पार्टी है, पार्टी में अलग अलग विचारधारा पे अगर कोई बात होती है तो पार्टी उस पर निर्णय करती है। पर कांग्रेस ये क्यों नहीं बता पा रही कि पूरे मध्य प्रदेश में अकेले कमलनाथ घूम रहे थे? गद्दारों के लिए निष्ठावान नेताओं को पार्टी से निकाला गया है। शर्मनाक है। 40 साल शेजवार जी ने पार्टी की सेवा की और प्रभुराम चौधरी के लिए उन्हें निकाल दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता है। इसका जवाब दीजिए। 10 साल के बाद शर्मनाक है। गद्दारों के लिए निष्ठावान नेताओं की बलि दी जा रही है। निष्ठावान नेताओं मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई ये 28 सीटों का चुनाव ऐतिहासिक है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, ये सियासी दलों का फैसला नहीं करेगा, ये बीजेपी कांग्रेस का फैसला भर नहीं करेगा, ये मध्य प्रदेश की राजनीति का रुख भी तय करने वाला चुनाव होगा। नतीजे उसी तरीके से आएंगे। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।